हेलो बच्चों, वेरी वार्म वेलकम इन नीट महारिविजन कोर्स। और मैं रेणु सिंह यानी आपकी आरएनएस में एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, इस बार मैं इकोलॉजी टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आपको थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी बच्चों कि जो इकोलॉजी आपका है ये बहुत अच्छा वेटेज देता है नीट में, यानी अप्रोक्स 10 या 11 क्वेश्चन ईच ईयर इकोलॉजी से आए हुए हैं। तो इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल निके। तो बच्चों हम लोगों को पता है, यहाँ पर मैंने कहा था कि क्वेश्चन के थ्रू आपका रिवीजन होगा। इससे ये क्वेश्चन है और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी सो दैट पूरा चैप्टर इसमें रिवाइज हो जाए। चलिए बच्चों, तो इसमें साथ साथ हम लोग देखते हुए चलें। yes, select the incorrect statement with respect to ecological निके। बच्चों, इकोलॉजिकल निके के रिस्पेक्ट में बताना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज इकोलॉजिकल निके। बच्चों, इकोलॉजिकल निके का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल एड्रेस, वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल एड्रेस। सो यहाँ पे अगर हम लोग इकोलॉजिकल निके का मीनिंग देखें, इकोलॉजिकल निके, इकोलॉजिकल निके, तो बच्चों इकोलॉजिकल निके का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल एड्रेस, ऑक्यूपेशनल एड्रेस। ऑक्यूपेशनल एड्रेस का मतलब होता है बच्चों कि जो भी इमीडिएट एनवायरनमेंट है किसी सराउंड ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग, और उसमें ऑर्गेनिज्म किस तरह से इंटरैक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल एड्रेस। सपोज आप कोटा में है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, लेकिन किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उसमें क्या एनवायरनमेंट है, क्या फ्रेश एयर है, एसी की फैसिलिटी है, प्रॉपर लाइट की फैसिलिटी है, एट दैट टाइम इमीडिएट एनवायरनमेंट आपका बच्चों वो होगा। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल निके। अब आपको बताना है इसमें इनकरेक्ट क्या है इससे रिलेटेड। इट रिप्रेजेंट फंक्शनल रोल एंड स्टेटस ऑफ स्पीशीज इन द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। यानी फंक्शनल रोल क्या है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, या अगर वो कंज्यूमर है बच्चों तो फर्स्ट लेवल, सेकंड या टर्शरी जो है कंज्यूमर है, एग्जैक्ट उसकी पोजीशन ट्रॉफिक लेवल पर भी क्या है। तो हम लोग अगर इसको देखें तो इसे कह देते हैं यहाँ पर इकोलॉजिकल निके, जिसमें वो इंटरैक्ट कर रहा हो। तो बिल्कुल सही है, रिप्रेजेंट फंक्शनल रोल एंड स्टेटस ऑफ स्पीशीज इन द एनवायरनमेंट। बच्चों सेकंड देखो, इट डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रॉफिक पोजीशन ऑफ अ स्पीशीज, दिस इज रॉन्ग एंड वी हैव टू फाइंड हियर रॉन्ग स्टेटमेंट। ये बी है बेटा, बिकॉज हियर व्हाट इज रिटन डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल। बच्चों ये ट्रॉफिक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ट्रॉफिक पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि क्या उसके ट्रॉफिक पोजीशन है। इट मींस आपको ये बताना है कि वो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी टर्शरी या डिकम्पोजर है, उसके ट्रॉफिक पोजीशन ही एग्जैक्टली पता चलती है। तो इसने डज नॉट लिखा है, इससे रॉन्ग स्टेटमेंट यही है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था। नेक्स्ट देखते हैं, no two species can have the same निके if they are found in same environment। बच्चों अगर ये वाला भी हम लोग पॉइंट देखें तो आप देखिएगा गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखें गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, तो गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो बच्चों गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन नॉट हैव अ सेम निके, वन हैज टू एक्सक्लूड, जो इंफीरियर स्पीशीज है उसको एक्सक्लूड होना है। क्यों? क्योंकि दोनों की डिमांड, दोनों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सेम है, दोनों की सेम रिसोर्सेज के लिए डिमांड होती है, इससे वो एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप देखो, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट विच इज गवर्न बाय फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली ये हैबिटेट का वो कंपोनेंट है जो कि गवर्न हो रहा है ऑर्गेनिज्म के थ्रू, क्या वो एज अ प्रोड्यूसर रोल कर रहा है, एज अ कंज्यूमर रोल कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा हैबिटेट रन करेगा। राइट, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। सो ये करेक्ट आंसर विल बी बी। बच्चों गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कई बार आपसे नीट में पूछा गया है, तो इसको कोई भी जो है याद करना ना भूले, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई अगर एक दूसरे से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, दोनों की सेम रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज के लिए, तो एक साथ एक निके में नहीं रह सकता है। वन हैज टू एक्सक्लूड, किसको एक्सक्लूड होना है, जो कि इंफीरियर स्पीशीज है। राइट, तो गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है। फाइन, चलिए बच्चों नेक्स्ट आंसर देख, इसमें तो आंसर आपको मिल जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यस, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। ओके, तो बच्चों आप लोगों को सेम टू सेम मैं बता दूं, ये एनसीईआरटी की लाइन है जहां पे आपको एबायोटिक फैक्टर्स दिए गए हैं, वहां की लाइन है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। और वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए लिखा हुआ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर आपको बताना है। तो रिलेवेंट एनवायरमेंट फैक्टर आपको बताना है। ऑब्वियसली सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, ये तो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट पे या पॉपुलेशन या कम्युनिटी के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। वाटर भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सॉइल भी इंपॉर्टेंट है, लाइट भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विल बी टेम्परेचर, राइट। अब ये टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर डायरेक्टली इफेक्ट्स द एंजाइम या डायरेक्टली इफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन बाय अफेक्टिंग द एंजाइम, उसके एंजाइम को ही इफेक्ट करता है। इट मीन्स अगर टेम्परेचर देखा जाए बच्चों, तो वो टेम्परेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को इफेक्ट करेगा, क्योंकि एंजाइम के प्रॉपर फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, राइट। अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म को बच्चों कहीं ऐसे एडवर्स सिचुएशन में रख दिया जिसपे उसका एंजाइम वर्क ही नहीं कर रहा है, एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो इस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल कैसे होगा आप बताइए, राइट। इससे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बेटा ये जरूरी है कि वो प्रॉपर टेम्परेचर पे वर्क करे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर इज टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए आपको लिखना है अफेक्टिंग अफेक्टिंग या यूं लिखिए डायरेक्टली अफेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म। ये लिख लीजिए बेटा, डायरेक्टली अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म, आपको लिखना है डायरेक्टली affects the organism, affect the organisms by affecting their enzyme, affecting their enzyme। ठीक है बच्चों, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को affecting their enzyme यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली उसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है उसके एंजाइम को अफेक्ट करके, इससे उसका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंडेंट है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, ऑर्गेनिज्म रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड एज। बच्चों आपको बताना है कि जो ऑर्गेनिज्म नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑर्गेनिज्म यहाँ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है आर कॉल्ड। बच्चों नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर देखिए, अगर टेम्परेचर टॉलरेंस के बेसिस पर है, राइट, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो अगर आप एक यहाँ पे बात करें नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस, टॉलरेंस, ठीक है। और एक होता है बच्चों यहाँ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस, वाइड रेंज, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस, दो टर्म्स होती हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस पे है, तो बच्चों इसको कहते हैं यहाँ पे स्टेनोथर्मल। आप लोगों ने टर्म पढ़ी है, दिस इज आल्सो डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी, स्टेनोथर्मल, ओके। और बच्चों अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस को जो है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस शो करता हो, तो इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे यूरीथर्मल, यूरीथर्मल। आपने पढ़ा होगा बच्चों यहाँ पर एनसीईआरटी ने ऐसे ही स्टेटमेंट्स दिए हुए कि एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस शो करता है, और एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस शो करता है। तो मान लो कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज होगा तब तो उनका सर्वाइवल है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज अगर बच्चों बहुत ज्यादा हो जाए तो वो टॉलरेंस शो नहीं कर पाते, उनका सर्वाइवल नहीं होता है। तो नैरो रेंज तो ठीक है, चल जाएगा, ये इसमें सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो वाइड रेंज टेम्परेचर की है, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाए फिर भी उनका सर्वाइवल है, तो उनको हम कहते हैं यूरीथर्मल, राइट। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो यूरीथर्मल के लिए मोस्टली जो आपको एग्जाम्पल दिया जाता है वो दिया जाता है बर्ड्स एंड मैमल्स, राइट, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर बर्ड्स और मैमल्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, तो इसमें एग्जाम्पल नैरो रेंज में क्या हो जाएगा,
नैरो रेंज में, जैसे एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस, फिशेस हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। एम्फीबियंस है, फिश है, रेप्टाइल्स, आप देखो रेप्टाइल्स हैं, या जो भी सी कोस्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को हमेशा टॉलरेट करते आ रहे हैं, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस इसको टॉलरेट करते आ रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं ये सब क्या है, स्टेनोथर्मल। अब हमें क्या है, ऑर्गेनिज्म रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड। तो बच्चों ऑब्वियसली यहाँ जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, स्टेनोथर्मल। तो करेक्ट आंसर विल बी स्टेनोथर्मल, राइट। तो बच्चों यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टेनोथर्मल। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है ये यूरी हेलाइन क्या है। यूरी हेलाइन के लिए आप लोग क्या देंगे, इट कैन टॉलरेट द, यूरी हेलाइन है ना, इट कैन टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी चेंजेस। सैलिनिटी चेंजेस की वाइड रेंज जो टॉलरेट करे उसको कहते हैं यूरी हेलाइन। देखिए, टॉलरेट वाइड रेंज, tolerate wide range of salinity changes, salinity changes। बच्चों अगर वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी चेंजेस हैं तो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी चेंजेस पे क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म इसमें टॉलरेंस शो करता है, उसको कहते हैं यूरी हेलाइन। और अगर मैं यहाँ पे स्टेनो हेलाइन की बात करूं तो स्टेनो हेलाइन का मतलब होता है बच्चों जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सके। ठीक है, तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म मोस्टली ये स्टेनो हेलाइन में आ गए। यहाँ क्या हो सकता है बच्चों, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, जैसे ये क्या है, यूरी हेलाइन है, तो यहाँ बच्चों बर्ड्स एंड मैमल्स ही आएगा, या फिर आप एक, जैसे आप लोगों ने सालमन फिश सुन रखा है ना, तो ये हो जाएगा सालमन फिश। सालमन फिश जो है वाइड रेंज जो है सैलिनिटी के रेंजेस को टॉलरेट कर सकता है, मतलब सैलिनिटी में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए तब ये टॉलरेट करेगा। और आपको ऐसे भी पता है कि जो यहाँ पर सालमन फिश होती है बच्चों, सालमन फिश फ्रेश वाटर में ग्रो करती है, लेकिन यंग होती है जब, तो वो सलाइन कंडीशन में मूव कर जाती है, और अगर एग ले करना होता है तो वापस से वो जो है फ्रेश वाटर में आ जाती है। तो इतनी वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेंस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, सब यूरी हेलाइन। तो करेक्ट आंसर आपको तो स्टेनोथर्मल देना था क्योंकि ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चों। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मार्क द करेक्ट मैच। ओके बच्चों, यहाँ आपको करेक्ट मैच देना है, करेक्ट मैच में देखते हैं, यस, मार्क द करेक्ट मैच, टूना फिश ट्रॉपिकल ओशन। बच्चों आप लोगों ने जहां पे पढ़ा है कि टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म बाय अफेक्टिंग देयर टेम्परेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जियोग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक, उस पे एक एग्जांपल आपको दिया था, आपको करेक्ट मार्क करना है एक्चुअली। तो टूना फिश ट्रॉपिकल ओशन, ट्रॉपिकल ओशन में ही टूना फिश पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मैंगो, मैंगो बच्चों ट्रॉपिकल एंड आर्कटिक ट्री दिया हुआ है, पहली बात तो आर्कटिक जोन रॉन्ग है बच्चों, क्यों, क्योंकि मैंगो ट्री जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में तो होता है लेकिन यहाँ आर्कटिक ट्री में नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्नो लेपर्ड पोलर एनिमल्स, स्नो लेपर्ड बच्चों जो है ये पोलर एनिमल है, बिल्कुल सही है कि स्नो लेपर्ड जो है ये पोलर एनिमल है, राइट। तो स्नो लेपर्ड जो है ये पोलर एनिमल है बच्चों, और ये जो है ठंड में पाया जाता है। अगर आपको याद हो तो स्नो लेपर्ड, क्योंकि उसके उसमें फर बहुत ज्यादा ग्रो करता है और इसी कंडीशन के लिए बना हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है, राइट। तो स्नो लेपर्ड आपको दिया हुआ है रेयरली फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। क्लियर, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बच्चों बहुत ज्यादा, और ये क्या होता है, ये जो होता है बहुत लाइक लो टेम्परेचर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है जहाँ स्नोफॉल बहुत ज्यादा है। और पहली बात मैं करूँ टूना फिश की, तो वो भी ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है। मैंगो जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में तो है बच्चों, लेकिन आर्टिक ट्री नहीं। और इसी के साथ एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट दिया था कि मैंगो ट्री ऑलवेज फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन एंड नेवर फाउंड इन टेम्परेट रीजन लाइक जर्मनी एंड कनाडा। क्लियर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है आर्टिक दिया हुआ है इसलिए रॉन्ग है, क्योंकि आर्कटिक जो रीजन है वहां पर 6 मंथ लाइट एंड 6 मंथ डार्कनेस होती है, बहुत एक्सट्रीम चिलिंग है वहां पर, इसलिए वो मैंगो ट्री कभी भी वहां पर नहीं होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर बच्चों ए एंड सी मिलेगा, क्योंकि ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। इन द सी सॉल्ट कंसंट्रेशन, इन द सी सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड। बच्चों अगर आपको नॉर्मल जो है प्लेन्स पे देखा जाए, प्लेन्स पर
तो प्लेन्स पर जो ये सैलिनिटी आपको मिलेगी, प्लेन्स पर बच्चों सैलिनिटी जो मिलती है वो मिलती है करीब यहाँ पर लेस देन 5 पीपीटी। ओके, अब अगर ये प्लेन्स के अलावा बच्चों हम लोग सी वाटर में देखें, सी में, तो सी में यही सैलिनिटी आपको मिल जाएगी 30 टू 35 पीपीटी। क्लियर है? और बच्चों अगर यही चीज हम लोग यहाँ पर हाइपर सेलाइन लगून्स में कहते हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, हाइपर सेलाइन लगून्स, हाइपर सेलाइन लगून्स, हाइपर सेलाइन लगून्स में देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है ये मोर देन 100 पीपीटी है, मोर देन 100 पीपीटी हो सकता है। ठीक है, पार्ट पर 1000 में दिया हुआ है, तो ये तो आपको दिया हुआ है। अब हम लोगों को ये जाना है बच्चों हाइपर सेलाइन लगून्स होते क्या है। आपको पता है जहां पर सी वाटर होता है बीच बीच में रॉक्स होती हैं, रॉक्स के बीच में कुछ वाटर जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। फाइन, अब जब हाई सनलाइट से एवेपोरेशन होता है तो वाटर तो एवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट यहीं पे रह जाता है और उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है सॉल्ट का। उसे हम कहते हैं बच्चों हाइपर सेलाइन लगून्स। तो हाइपर सेलाइन लगून्स में नॉर्मल सी वाटर के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उसकी सैलिनिटी बच्चों बहुत ज्यादा है। फाइन, तो ये सैलिनिटी 100 और मोर देन 100 पीपीटी हो सकती है। क्लियर? ये सब डेटा आपको बच्चों एनसीईआरटी का है। बस आपको क्या निकालना है, यहाँ देखो, इन द सी सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एट सैलिनिटी इन पार्ट पर 1000 is, तो आपको सी में निकालना है। देखिए सी में क्या दिया हुआ है, 30 से 35। ठीक है, तो ये जो है 30 से 35 करेक्ट हो गया बच्चों, ये भी आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, shallow water region present on the edge of lake is called as। बच्चों shallow water region क्या होता है? एक्चुअली अगर मैं किसी लेक में देखूं, सपोज ये लेक है, यस, सपोज ये एक लेक है बच्चों, ठीक है, इस लेक में अगर हम लोग देखें तो यहाँ कुछ लाइट स्ट्रेटा है, यानी लेक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो लेक को सपोज मैं इस तरह से शो करती हूँ तो डिफरेंट इसमें स्ट्रेटा यानी लेयरिंग है। ठीक है बच्चों, यहाँ डिफरेंट स्ट्रेटा या डिफरेंट लेयरिंग मिलती है। अब ये डिफरेंट लेयरिंग क्या हो सकती है इसको देखते हैं। डिफरेंट लेयरिंग क्या है? मान लो ये शैलो वाटर है ना बच्चों, ये शैलो वाटर है, शैलो वाटर, मेरे ख्याल में आपको यही दिया भी है, शैलो वाटर, बिल्कुल सही है, शैलो वाटर। तो शैलो वाटर वाला जोन क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको कहना होता है ये यहाँ पर मोर प्रोड्यूसर होंगे, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों लिटरल जोन, लिटरल जोन। क्लियर है बच्चों, ये लिटरल जोन कहलाता है जहाँ पे शैलो वाटर है। शैलो मतलब आप देखते हो जहाँ पॉन्ड है, पॉन्ड के साइड में या लेक के साइड में आप देखोगे छोटे छोटे से जो है वो गड्ढे बने होते हैं और उसमें हल्का हल्का पानी होता है, उसमें बच्चों होगा क्या, होगी से प्रोड्यूसर होगा, राइट। तो प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग जोन माने बच्चों ये वाली, तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट ऐसी होती है जो मोर देन कॉम्पनसेशन पॉइंट है, मोर देन मतलब यहाँ पे आप कह दोगे सफिशियंट लाइट है, सफिशियंट लाइट। ठीक है, ये सफिशियंट लाइट है बेटा। तो अगर यहाँ सफिशियंट लाइट है, इसका मतलब ये है बच्चों यहाँ प्रोड्यूसर्स भी हैं और क्या है, कंज्यूमर्स भी। तो आप लिखोगे यहाँ पर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स दोनों हैं, कंज्यूमर्स दोनों हैं, राइट। लेकिन इसके नीचे की अगर हम लोग बच्चों जोन देखते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है लाइट लेस देन कॉम्पनसेशन पॉइंट, यानी लो लाइट, यहाँ काफी कम लाइट होती है, इससे आपको कहना है यहाँ पर लेस प्रोड्यूसर है बच्चों, लेस प्रोड्यूसर एंड मोर कंज्यूमर आपको कहना है, मोर कंज्यूमर्स। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कहते हैं बच्चों यहाँ पर लाइट पूरी तरह से एब्सेंट है, लाइट एब्सेंट, राइट, लाइट एब्सेंट है बच्चों। अब ये लाइट जो यहाँ पर एब्सेंट है, इसका मतलब ये बच्चों यहाँ कोई प्रोड्यूसर नहीं होगा, आपको लिखना है नो प्रोड्यूसर एंड मोर कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर तो नहीं है लेकिन कंज्यूमर क्या होंगे बच्चों, बहुत ज्यादा होंगे यहाँ पर। क्लियर? और सबसे नीचे की जोन जिसे हम लोग कहते हैं, इसको एफोटिक जोन कह देते हैं बच्चों, और ये बेंथिक जोन है जहां पर लाइट पूरी तरह से एब्सेंट है। और यहाँ आपको कहना है या तो बच्चों इसमें डिकम्पोजर्स होंगे, डिकम्पोजर्स, या फिर यहाँ पे क्या होंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, जो केमिकल को ऑक्सीडाइज करके रिलीज एनर्जी का यूज फूड की सिंथेसिस में करते हैं। तो ये हो जाएंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है,
कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये नीट में आ चुका है। चलिए, तो इनको डिफरेंट जोन्स के नेम क्या दिए गए बच्चों? बच्चों यहाँ अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट जोन का नाम, जैसे शैलो वाटर था तो वहां लिटिल जोन हो गया, राइट? अब सफिशिएंट लाइट है उसके नीचे वाले रीजन में, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर यूफोटिक जोन। यू मतलब वेल, फोटॉन्स मीन्स लाइट, इसको कहते हैं यूफोटिक जोन, राइट? और ये कहलाता है बच्चों डिस्फोटिक जोन, मतलब पुअर लाइट है, डिस्फोटिक जोन। पुअर लाइट होती है, इससे आप कह दोगे रेड एल की इसी रीजन में है ना? और इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं यहाँ पर लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक जोन। क्लियर है बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये तो यूफोटिक, ये डिस्फोटिक है। और जहां पे लाइट बिल्कुल भी नहीं है इसको कहते हैं एफोटिक जोन। जहां लाइट नहीं है वहां एफोटिक जोन, भाई जिसमें स्टोमेटा नहीं था, एस्टोमेटिक लीव्स आपने कहा, बिल्कुल ए लगा देते हैं, मतलब एब्सेंस शो कर रहा है। क्लियर? तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एफोटिक जोन, एफोटिक जोन। क्लियर? और सबसे नीचे जो है बच्चों यहाँ देखोगे तो ये इसका बेंथिक जोन है, सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, बेंथोस, यानी सबसे नीचे का पार्ट, इसको कहते हैं बेंथिक जोन। बच्चों यहाँ पर केवल जो है डिकम्पोजर्स होंगे, या आप कह सकते हो इसमें जो है कुछ कीमो ऑटोट्रॉफ्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन आपका कीमो ऑटोट्रॉफ से आया हुआ है। इसके अलावा यूफोटिक डिस्फोटिक जोन आप लोग देख रहे हैं। अब आप इसके बेसिस पर आंसर कर सकते हैं, शैलो वाटर रीजन प्रेजेंट ऑन द एज। देखो ये लिखा हुआ है शैलो वाटर, ये शैलो वाटर रीजन है, लिटरल जोन है, तो इसको बच्चों कह देते हैं ये लिटरल जोन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस बच्चों यहाँ पे देखिए आप, तो इसमें वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल सच एज कंपोजिशन, ये सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, ये सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है। तो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक में आप अगर देखेंगे, सच एज कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइंस द। आपको ये बताना है यहाँ पर कि अगर एक सॉइल का ऐसा कैरेक्टर लिया जाए या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक सॉइल की ली जाए, सच एज कंपोजिशन, किस तरह से उसका कंपोजिशन है, कितना उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, कितना ऑक्सीजन, कितना इसमें जो है वो वाटर है, ये देखा जाए, उसका ग्रेन साइज देखा जाए, उसका एग्रीगेशन देखा जाए, तो ये सब क्या डिसाइड करते हैं बच्चों? सबसे पहले मैं बोलूंगी सॉइल कंपोजिशन क्या होता है। सॉइल कंपोजिशन, सॉइल कंपोजिशन बच्चों, सॉइल कंपोजिशन होता क्या है, मैं इसको देखूं अगर, तो सॉइल कंपोजिशन में कुछ आपको फिक्स्ड इसका कंपोजिशन बताना होता है। इसका मतलब यह है, यानी इसमें अगर वाटर देखा जाए बच्चों, तो एक आइडियल सॉइल के लिए होता है कि भाई उसमें वाटर कितना होना चाहिए, 25% अप्रॉक्स, राइट? अगर उसमें एयर देखी जाए, एयर का पर्पज यहाँ बेसिकली ऑक्सीजन से, सो इट इज ऑल्सो ऑफ 25%, राइट? अब इसमें बच्चों कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखे जाए, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट या ऑर्गेनिक कंपोनेंट देखा जाए, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट बच्चों केवल 10% होना चाहिए। और अगर यहाँ पर इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को देखा जाए, तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बच्चों यहाँ 40% होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड आइडियल सॉइल। और एक बेस्ट सॉइल जैसे आप लोगों ने सुन रखा है, लूमी सॉइल है, यानी इसमें प्रॉपर ह्यूमस भी है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है बच्चों। तो ये क्या करता है, इसमें गुड एरेशन भी है, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है। ध्यान से मेरी बात सुनना, लोमी सॉइल, ये जो कैरेक्टर दे रहे हैं ना, ये लोमी सॉइल का दे रहा है बच्चों। लोमी सॉइल जो है ये बेस्ट सॉइल है फॉर कल्टीवेशन। क्यों? क्योंकि इसमें गुड एरेशन भी है, गुड एरेशन बेटा, गुड एरेशन भी है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी गुड होती है। तो अब ये कंपोजिशन और ये सब क्या डिसाइड करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही है। पर्कुलेशन सही है, टेम्परेचर एक मेंटेन कर लेता है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही। यानी आपको ये बताना है बच्चों वो सॉइल अच्छी है। देखो लाइक मैं सैंडी सॉइल की बात करूं, तो बच्चों सैंडी सॉइल ऐसा होता है जिसमें लाइक एरेशन तो बहुत अच्छा है, बट उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत पुअर है, तुरंत फिल्टर होकर के सैंड से नीचे निकल जाता है, राइट? दूसरा हम लोग इसमें लेते हैं बच्चों, अगर मान लो क्लेई सॉइल है, जैसे चिकनी मिट्टी आप कहते हो क्लेई सॉइल, तो क्लेई सॉइल में क्या होगा, ऑब्वियसली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। आप देखो जहां पर भी स्मूथ सॉइल है उसमें पानी भर जाता है, जल्दी फिल्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप बच्चों देखेंगे तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है, बट एरेशन पुअर है। तो दोनों का अगर मिक्सचर तैयार करें तो ये लोमी सॉइल बन जाता है, ठीक? तो यहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बच्चों सॉइल में बहुत अच्छी है। स्लोली स्लोली पर्कुलेशन करता है, पर्कुलेशन मतलब फिल्ट्रेशन,
सॉइल वो अच्छी है जिसमें धीरे-धीरे वाटर न्यूट्रिएंट के साथ परकोलेट होता रहे, है ना? ताकि सभी रूट को जो है वो क्या हो जाए, न्यूट्रिएंट से उसका बात हो जाए और मतलब न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्ब कर ले। टेम्परेचर तो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, लेकिन मोर देन वन ऑप्शन हम कह सकते हैं करेक्ट है। क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। Find out the correct diagrammatic representation of organic organism respond with respect to regulators. Okay. बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने ग्राफ देखा है और उस ग्राफ में कैसा ऑर्गेनिज्म रेगुलेट कर रहा है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ बोलूँ ग्राफ आपका एनसीईआरटी का है ना? रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर इस तरह से आपको हेडिंग दी गई है। ठीक है? तो उस ग्राफ को अगर हम लोग देखें इस तरह से, चलिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये हो गया इसका एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, ये एक्सटर्नल लेवल हो गया और ये हो गया बच्चों इसका इंटरनल लेवल, इंटरनल इंटरनल लेवल। ठीक है? अब इसके बेसिस पे बच्चों अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ग्राफ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है? उस ग्राफ में अगर हम लोग देखें बच्चों तो ये जो सारे ग्राफ दिए हैं ये क्या शो कर रहा है मुझे ये देखना है। तो मान लो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है और उसके साथ-साथ उसका इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज़ कन्फॉर्मर। 99% ऑर्गेनिज्म कन्फॉर्मर है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल चेंजिंग एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखे, कांस्टेंट रख ले उसको होमियोस्टैसिस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस के थ्रू बच्चों इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखता है। ठीक है? तो इसको हम कह देते हैं दे आर कॉल्ड ऑब्वियसली रेगुलेटर। ठीक है? इसको कहते हैं बच्चों रेगुलेटर। ये हो गया रेगुलेटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कुछ देर तक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मान लो चेंज हो रहा है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रेगुलेट कर लेते हैं। मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को वो चेंज होने नहीं देते हैं। फिर फाइनली लास्ट में बहुत ज़्यादा एडवर्स एनवायरनमेंट होने पे इसका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। यानी इनिशियली बच्चों देखा जाए तो इनिशियली जो है ये क्या थे यहाँ पर रेगुलेटर और बाद में क्या हो गए कन्फॉर्मर हो गए। बट ये जो ग्राफ है इसको स्टार्टिंग से ना देख करके हम पार्शियल इस तरह से कन्फॉर्मर और पार्शियल रेगुलेटर कंसीडर करें बच्चों तो बिल्कुल सही होगा। क्लियर? अब एक बार आप मेरी बात को ध्यान से सुने। ये हम लोग जो देख रहे हैं ये देख रहे हैं रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर के नाम से आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है एबायोटिक फैक्टर। ठीक है? तो एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट क्या ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। तो बच्चों रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर अगर आप देखेंगे मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ठीक? तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बच्चों जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट बिल्कुल कांस्टेंट रखते हैं। से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनकी आप बात करिए। तो इसमें बच्चों जब आप देखेंगे तो इनका इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है। ह्यूमन बीइंग्स का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल फिक्स रहता है। अब बाहर बहुत ज़्यादा चिलिंग है, तो वो शिवरिंग करता है, कँप-कँपी करता है एंड शिवरिंग इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज़ वो हीट जनरेट करती है और बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन है। बट व्हाट विल हैपन इन समर? समर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो समय स्वेटिंग प्रोसेस के थ्रू जो है बच्चों वो कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर को 37 डिग्री मेंटेन कर लेता है। दे आर कॉल्ड रेगुलेटर्स। तो इनको हम कहते हैं बच्चों रेगुलेटर, रेगुलेटर्स। देखिए बच्चों ये रेगुलेटर है, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये बराबर रेगुलेटर बने हुए हैं। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल बच्चों हम लोग यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करूँ कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ और उसके साथ-साथ ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट भी बच्चों चेंज हो रहा है। तो उनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स, दे आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स। बच्चों यहाँ पर आपको दिया हुआ है एग्जांपल कि 99% एनिमल्स एंड प्लांट्स कन्फॉर्मर है। ठीक? और रेगुलेटर की बात करोगे तो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स हैं, वो रेगुलेटर हो सकते हैं। ठीक? अब एक्सटर्नल लेवल के रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटरनल लेवल ऑर्गेनिज्म का देख रही हूँ बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला, अब आप इसको स्टार्टिंग से नहीं ले जाएँगे कि भई वो पहले रेगुलेटर था,
बाद में वो कन्फॉर्मर हुआ। अगर ऐसा होता तो ये ग्राफ इस तरह से चला जाता। बट ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ना, ये शो कर रहा है कि दे आर पार्शियल रेगुलेटर एंड पार्शियल कन्फॉर्मर। बस इसके रिस्पेक्ट में देखोगी तो थर्ड वाला ग्राफ भी कर्व जो है आपको बिल्कुल सही मिलेगा बेटा, है ना? स्ट्रेट लाइन देन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये स्लैंट लाइन देन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक, तो कोई भी बच्चा ये नहीं देखेगा कि इनिशियली ये रेगुलेटर नहीं, यहाँ तो कन्फॉर्मर नजर आ रहा है। आपको देखना है ये पार्शियल कन्फॉर्मर है बच्चों, पार्शियल रेगुलेटर है। सो दे आर कॉल्ड एज पार्शियल रेगुलेटर, इन्हें पार्शियल रेगुलेटर कहते हैं, पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है, चलिए, तो इन्हें पार्शियल रेगुलेटर कहा जाता है बच्चों। इसका मतलब 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए। आप बच्चों में ही एग्जांपल देखो। कुछ बच्चे हैं जो फर्म डिसीजन लेके आते हैं कि भई हमें पढ़ना है और नीट क्वालीफाई करना है, क्लियर? अब बच्चों, इकोलॉजी हम लोग से रिलेटेड है, इसलिए मैं अपने सराउंडिंग एग्जांपल दूँगी कि कुछ बच्चे ऐसा फर्म डिसीजन लेके आते हैं, भई हमें डॉक्टर बनना है और नीट क्वालीफाई करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक? बाहर से कितने भी बच्चे उनको बुलाते रहे कि चल मूवी देख कर के आते हैं, मज़ा आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो नहीं हिलते, है ना? तो अगर वो नहीं हिल रहे हैं, मतलब वो मेंटेन रखे, अपने मन की आंतरिक दशा को मेंटेन करके रखे हुए हैं, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करके रखें कि भाई हिलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक? सो दे आर कॉल्ड रेगुलेटर्स। वो बच्चे कुछ भी हो जाए नहीं हिलते हैं, उनको कहते हैं रेगुलेटर। और कुछ बच्चे होते हैं तुरंत चल पड़ते हैं, चल मूवी देख के आते हैं, शाम को अपनी जो है अपन स्टडी कर लेंगे, है ना? उनको बच्चों कहते थे कन्फॉर्मर। और यही चीज़ अगर आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ हद तक तो बर्दाश्त कर लेते हैं, टॉलरेट करते हैं, भाई नहीं-नहीं तुम्हें मूवी देखना तुम जाओ, हमें मूवी नहीं देखनी, हमें तो पढ़ना है। और उसके बाद उधर से कुछ और पॉइंट आ जाता है कि भाई मूवी देखने के साथ-साथ स्नैक्स क्या है बच्चों, फ्री है। अब भाई वो जो स्टेबल होके बैठे थे, नहीं जाना है, वो बच्चे भी निकल पड़े। मतलब वो क्या थे, कुछ देर तक तो रेगुलेशन कांस्टेंट करते रहे और उसके बाद वो क्या बन गए बच्चों, कन्फॉर्मर बन गए, ठीक है? तो उनको हम कह देते हैं पार्शियल रेगुलेटर। आप बच्चों में ही कुछ रेगुलेटर हैं, कुछ पार्शियल रेगुलेटर है और कुछ कन्फॉर्मर है। लेकिन जो बच्चे रेगुलेटर हैं, यहाँ पे एक नीट वही क्वालीफाई करेंगे बच्चों, क्योंकि आपको फर्म डिसीजन लेकर के उसके लिए आपको खुद को हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। चलिए, मेरे ख्याल में आप बिल्कुल बढ़िया से समझ चुके हैं। अब देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटर, दिस वन। यहाँ हमें रेगुलेटर निकालना है बच्चों। तो रेगुलेटर के लिए मैंने क्या दिया है, ओबीसी स्ट्रेट लाइन दी है। तो स्ट्रेट लाइन में आपको जहां भी दिया होगा ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। सी ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? तो ये रेगुलेटर है। ये क्या है, ये कन्फॉर्मर है बच्चों। ये तो हो गया रेगुलेटर, देखो ये रेगुलेटर हो गया, रेगुलेटर। और इसको क्या कहोगे, इसको कहेंगे आप कन्फॉर्मर, ये वाला, ये हो गए कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स, क्लियर है? और ये तो बेटा क्या है, ऑब्वियसली ये जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है यहाँ पर पार्शियल रेगुलेटर है, पार्शियल रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, ठीक है? तो हम लोगों को यही निकालना था, पार्शियल रेगुलेटर। यहाँ तो कोई ऐसा ग्राफ ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं, स्टेज ऑफ सस्पेंड डेवलपमेंट फाउंड इन मेनी ज़ूप्लैंक्टन स्पीशीज इज कॉल्ड। तो इसके लिए जो करेक्ट टर्म आपको मिलेगी दैट इज डाइपॉज, क्लियर है? देखिए, आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कैसे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो आप ऐसे देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जो माइग्रेशन शो करते हैं, माइग्रेशन, ठीक है? कुछ ऑर्गेनिज्म बच्चों माइग्रेशन शो करते हैं, जिसमें आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा है साइबेरियन क्रेन्स का, ये ऑलरेडी नीट में आया हुआ है, साइबेरियन क्रेन्स, क्लियर है? ये साइबेरियन क्रेन्स क्या करते हैं बच्चों, ये साइबेरियन क्रेन्स जो है वो विंटर्स में साइबेरिया से मूव कर जाते हैं भरतपुर में, जो बर्ड सेंचुरी है, कियोलेडो घाना नेशनल पार्क भरतपुर, राइट? वहां पे मूव कर जाते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर नेक्स्ट हम लोग देखें तो माइग्रेशन के अलावा दूसरा आता है इसमें कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज। कुछ ऑर्गेनिज्म बच्चों ऐसे होते हैं जो कैमोफ्लेज शो करते हैं। कैमोफ्लेज का मतलब है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ब्लेंड हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एनिमी से सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ब्लेंड हो जाए बच्चों, तो उसको क्या देते हैं, कैमोफ्लेज, ठीक है? ये प्रोटेक्शन का एक तरीका है अपने आप को, तो ये कैमोफ्लेज कहलाता है, ठीक? कैमोफ्लेज में जो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन, वो एग्जाम्पल प्रेइंग मेंटिस का है।
प्रेइंग मैंटिस क्या होता है? प्रेइंग मैंटिस बिल्कुल ग्रास हॉपर की तरह दिखता है, लेकिन उसमें लॉन्ग लेग्स होते हैं, लॉन्ग विंग्स होते हैं बच्चों, और वो इजीली हाइड कर ले जाता है अपने आप को ग्रासेस में। ठीक है, ये कैमोफ्लेज है बच्चों। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो नेक्स्ट इसमें आता है मिमिक्री। मिमिक्री आपने पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिज्म पैलेटेबल है, जिसको दूसरा उसका प्रेडेटर खा सकता है, उसको कहते हैं पैलेटेबल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी डेंजरस, किसी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की कॉपी कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं मिमिक्री। ठीक, जैसे मिमिक्री में आपने एग्जांपल पढ़ा है मोनार्च बटरफ्लाई, मोनार्च बटरफ्लाई, मोनार्च बटरफ्लाई, राइट। और दूसरा एग्जांपल बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है वाइसरॉय बटरफ्लाई, वाइसरॉय बटरफ्लाई। बच्चों इसमें देखिएगा तो वाइसरॉय बटरफ्लाई है ना, ये तो पैलेटेबल है, इसको कहते हैं पैलेटेबल। ठीक, मतलब इसको दूसरा इसका प्रेडेटर खा जाता है ना, फूड के फॉर्म में। और जो मोनार्च बटरफ्लाई है, ये नॉन पैलेटेबल एंड डेंजरस है, नॉन पैलेटेबल, नॉन पैलेटेबल है और डेंजरस है बच्चों ये। ठीक, तो अब आप देखिए ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वाइसरॉय अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी कॉपी कर लेता है। ठीक है, ये कॉपी कर रहा है, कलर में हो गया, कलर में कॉपी कर लेता है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये तो टर्म हो गया मिमिक्री। कुछ बच्चों यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। माइग्रेशन तो ठीक है ना? अब कोई सिचुएशन मान लो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे चेंज किया था, बल्कि कैमोफ्लेज से प्रोटेक्टिव मेथड है, मिमिक्री भी प्रोटेक्टिव मेथड है, लेकिन माइग्रेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसा बिहेवियर कर रहा है, ये भी एबायोटिक फैक्टर के आगे मतलब अंडर में आता है माइग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलेटर है, और ये सब तो आपने पढ़ ही रखा है। एक बच्चा आता है, अगर ये सिचुएशन थोड़ी देर के लिए हो और लोकलाइज जो पर्टिकुलर लोकेशन पे हो, थोड़ी देर के लिए हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में या तो वो माइग्रेशन कर रहे होते हैं या फिर वो सस्पेंड्स होते हैं। ठीक, उस सस्पेंड्स में डिफरेंट तरीका है बेटा, है ना। सस्पेंड्स के भी 3 टाइप्स हैं। एक टाइप तो होता है जो कि हाइबरनेशन शो करता है, जैसे पोलर बियर। हाइबरनेशन एडवर्स सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट, वो पढ़ रहे हो, या अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं अदर वे से, वो पढ़ रहे हैं आप। तो एक हाइबरनेट करते हैं, हाइबरनेशन जैसे पोलर बियर। दूसरा बच्चों एस्टिवेशन शो करते हैं, जिसे समर स्लीप कहते हैं। एस्टिवेशन एक्सट्रीम हायर टेम्परेचर, एस्टिवेशन एक्सट्रीम हायर टेम्परेचर में ये बरोज में चले जाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जैसे फिश हो गई, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इनको कह सकते हो आप। और थर्ड कंडीशन आती है बेटा डायपॉज की, जैसे आपको डायपॉज दिया हुआ है, थर्ड कंडीशन जो है ये डायपॉज की है। डायपॉज क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर जो है ज़ूप्लैंक्टन है, ये एडवर्स सिचुएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ हार्ड लेयर डेवलप कर लेता है। ठीक है, और वहीं पर पड़ा हुआ है। अगर कोई चीज स्टेबल, उसको पॉज कहते हैं, यहाँ डायपॉज दिया हुआ है। तो डायपॉज में और अगर मैं हाइबरनेशन में डिफरेंस पूछूं तो क्या होगा बच्चों, दोनों में ही मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है। ध्यान से मेरी बात सुनना, दोनों में मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है, लेकिन हाइबरनेशन जो है उसमें ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, और यहाँ ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है। नहीं तो आप सोचो, हार्ड लेयर अपने चारों तरफ डेवलप करके अगर वो ग्रो करेगा, तो उस लेयर को तो तोड़ ताड़ के वो ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाएगा, है ना। इससे वो जो है वहां पर उसकी ग्रोथ इनिबिट हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो है। तो करेक्ट आंसर विल बी डायपॉज। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों which of the following organism is capable of meeting its water requirement through internal oxidation of fats। यहाँ हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों इस जगह पर कंगारू रैट का एग्जाम्पल। कंगारू रैट, कंगारू रैट को कंगारू रैट कहा क्यों जाता है, क्योंकि वो रैट इस तरह से बैठता है कि कंगारू की तरह उसकी बैक उठी हुई होती है, इसको कंगारू रैट कहते हैं। ठीक है, और ये कंगारू रैट क्या करता है बच्चों, जो 90% वाटर है, 90% वाटर obtained from fat metabolism, फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म से जो है 90% ये फैट वाटर को लेता है बेटा, और रेस्ट 10% वाटर जो है फ्रॉम फूड, फूड से लेता है। फूड भी तो कुछ मॉइस्ट होगा ना, तो ये फूड से ले लेगा। ये तो कैरेक्टर हो गया किसका, कंगारू रैट का। डेजर्ट लिजर्ड ऐसा नहीं करती बच्चों। डेजर्ट लिजर्ड एक्सट्रीम अगर टेम्परेचर है तो शेड में मूव कर जाएगी, और बहुत लो टेम्परेचर है तो ये जो है सन पास करती है, मतलब बिहेवियरल रिस्पॉन्स देती है। ठीक है,
और ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। भाई कंगारू रैट क्या करता है? कंगारू रैट जो है अगर वाटर डेफिशिएंसी हो गई है तो फैट मेटाबॉलिज्म के थ्रू 90% वाटर ले रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गई ना। तो ये जो है फिजियोलॉजिकल बिहेवियर हो गया। और ये बिहेवियर कैसा है? ये तो नॉर्मल बिहेवियरल रिस्पॉन्स है और ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। क्लियर? एंटार्क्टिक फिश बेटा वो एक्सट्रीम चिलिंग से बचने के लिए अपनी बैक पर जो है ना ब्राउन फैट डेवलप कर लेती है, विच इज कॉल्ड ब्लबर। यहाँ ब्लबर है बच्चों, ब्लबर ब्राउन फैट है जो हीट जनरेट करती है और उससे इसको प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? सील के लिए भी यही चीज है। तो करेक्ट आंसर विल बी कंगारू रैट, क्योंकि यहाँ मीटिंग वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स इज गिवन। क्लियर? चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। Question number 11. Which of the following pair of characters contribute an increase in population density? Okay. बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि which of the following pair of character contribute an increase in population density? कौन सा कैरेक्टर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करता है? चलिए तो सबसे पहले इसको देखते हैं बच्चों, पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज किससे अफेक्टेड होता है? बच्चों अगर मैं यहाँ देखूं इमिग्रेशन एंड नेटालिटी, ठीक। इमिग्रेशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट अगर पॉपुलेशन के अंदर है, इनवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, ठीक है, ये इमिग्रेशन है, मतलब इट इज इनवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एल्सवेयर। तो इमिग्रेशन हो गया, ऑब्वियसली पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगी। क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कैरेक्टर कंट्रीब्यूट एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन? पॉपुलेशन किसके कारण इंक्रीज हो रही है ये आपको बताना है। नेटालिटी। बच्चों नेटालिटी का मतलब होता है यूं कह सकते हो इट इज टोटल बर्थ पर ऑर्गेनिज्म या टोटल बर्थ इन अ पॉपुलेशन विच इज लेटर ऑन एडेड विद द पॉपुलेशन। मान लो कि कुछ बर्थ हुई है किसी पॉपुलेशन में, क्लियर? अब उस पॉपुलेशन में बच्चों जो बर्थ हुई है उसको इनिशियल पॉपुलेशन से एड ऑन कर दो तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो जाता है। इसको हम कहते हैं नेटालिटी। एक तरह से देखा जाए तो ये बर्थ रेट ही है, ठीक है। तो अब इमिग्रेशन के बाद बच्चों नेटालिटी है, ऑब्वियसली नेटालिटी भी जो है बर्थ रेट को पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे आपको कहना है नेटालिटी। नेटालिटी क्लियर? तो ये भी प्लस कर रहा है और ये भी प्लस कर रहा है। बच्चों ये भी जो है पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज कर रहा है और ये भी पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेटालिटी एंड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का तो मतलब इनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा। बट नेटालिटी क्या है बेटा? डेथ रेट है, ये पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करता है। ये है नेटालिटी। नेटालिटी, ठीक। नेटालिटी क्या है? किसी भी पॉपुलेशन में जो डेथ हो रही है प्रीवियस पॉपुलेशन से इसको माइनस कर देना है, ये क्या रहता है बच्चों? नेटालिटी। तो नेटालिटी जो है एक्चुअली देखा जाए तो वो डेथ रेट ही है। और ये डेथ रेट को अगर हम लोग कंपेयर करें तो डेथ रेट जो है बच्चों ये क्या करता है? पॉपुलेशन साइज को ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो ये नेटालिटी हो गया, ये क्या कर रहा है? माइनस, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? प्लस, ठीक। तो नेटालिटी यहाँ देखा जाए ये जो है यहाँ पर, ठीक है, नेटालिटी हम लोग लिख चुके हैं ना, सॉरी मैंने ये यहाँ पे आपको करेक्ट करना है बच्चों, ये है यहाँ पर मोर्टालिटी, राइट? ये है मोर्टालिटी। मोर्टालिटी, मोर्टालिटी का मतलब होता है डेथ, नेटालिटी का मतलब होता है बर्थ। तो अगर मोर्टालिटी है बच्चों तो मोर्टालिटी क्या करता है? पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करता है, ठीक। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करेगा। क्या? ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन। चलो बच्चों इसको एक बार कंसाइज करते हैं, क्या है? देखो ई माइग्रेशन है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पॉपुलेशन टू एल्सवेयर। किसी पॉपुलेशन से ऑर्गेनिज्म अगर बाहर मूव कर जाए उसको कहते हैं ई माइग्रेशन। ऑब्वियसली ये पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करेगा। दूसरा आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है बच्चों इट इज इनवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन फ्रॉम एल्सवेयर। कहीं बाहर से ऑर्गेनिज्म अगर इसी पॉपुलेशन में आ जा रहे हैं सेम स्पीशीज के तो ये पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करेंगे, दिस इज कॉल्ड इमिग्रेशन। एक आता है बच्चों मोर्टालिटी। मोर्टालिटी क्या होता है? किसी भी पॉपुलेशन में जितनी डेथ हुई है उसको माइनस कर दो, वो मोर्टालिटी है। और
जहां पर कुछ बर्थ हुई है उसको प्रीवियस पॉपुलेशन में ऐड कर दो, ये कहलाती है नेटैलिटी। तो नेटैलिटी और इमिग्रेशन बच्चों, ये एड ऑन करते हैं पॉपुलेशन साइज को, और ये दोनों पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करते हैं। तो आपको यही फाइंड करना है कि यहाँ पर पॉपुलेशन साइज कौन इंक्रीज करेगा। तो इमिग्रेशन हो गया एंड नेटैलिटी। तो इमिग्रेशन बच्चों और नेटैलिटी, इमिग्रेशन सॉरी ई माइग्रेशन है, तो मतलब यहाँ से मूव कर जाना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज नहीं करता। फिर नेटैलिटी, नेटैलिटी क्या है, बर्थ है ये, और इमिग्रेशन क्या है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्योंकि नेटैलिटी जो है वो बर्थ है जिसको बाद में ऐड कर दिया जाता है पॉपुलेशन से, और इमिग्रेशन का मतलब हो गया बाहर से सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो इस पॉपुलेशन में आ जाए। तो अब इसी पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखो मोर्टेलिटी रॉन्ग है, ई माइग्रेशन भी रॉन्ग है, इमिग्रेशन करेक्ट है बट मोर्टेलिटी रॉन्ग है। इससे करेक्ट आंसर विल बी बी। ये बच्चों पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या है, एक जो है यहाँ आप लिखते हो कि जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उसको मेंटेन कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, एज पिरामिड है, और इसके साथ साथ पॉपुलेशन इंक्रीज, कैसे पॉपुलेशन साइज है जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, और ग्रोथ मॉडल है। ठीक है, तो ये इसमें आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में मार्क द इनकरेक्ट मैच। अभी भी आपको इनकरेक्ट मैच फाइंड करना है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या है बेटा, पॉपुलेशन इंटरैक्शन में कोई ऑर्गेनिज्म है जो प्रीडेटर है, कोई पैरासाइट है, कोई सिम्बायोंट है, सिम्बायोसिस शो कर रहा है यानी म्यूचुअलिज्म शो कर सकता है, या फिर प्रोटोकॉपरेशन, कुछ प्रेडेशन कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग है, कुछ में कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सब ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन है। इसमें से अगर मैं अमेंसिलिज्म बोलूं, तो अमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल अगर आपको याद हो बच्चों, तो यहाँ पर पार्थिनियम बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पार्थिनियम क्या करता है, पार्थिनियम ये ट्रांससिनेमिक एसिड सिक्रीट करता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ के लिए, अदर प्लांट्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अदर प्लांट्स इनकी क्या हो जाती है, डेथ, है ना। तो अदर प्लांट्स की तो डेथ हो गई, लेकिन पार्थिनियम को क्या इससे कोई एडवांटेज है बेटा, पार्थिनियम को इससे कोई भी एडवांटेज नहीं है। तो इसका जो ये अनअफेक्टेड है, इसका मतलब इसका जो साइन होगा वो जीरो होगा, और अदर प्लांट्स जो डेड हो जा रहे हैं ऑब्वियसली इसके लिए नेगेटिव साइन होगा। तो माइनस और जीरो ये शो करता है अमेंसिलिज्म। बिल्कुल सही है, माइनस और जीरो है, अमेंसिलिज्म शो कर रहा है, और आपको निकालना है इनकरेक्ट। ठीक है, प्रिडेशन बच्चों, प्रिडेशन में आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, जैसे जो है प्रीडेटर्स हैं एंड प्रीडेटर्स एंड प्रे स्पीशीज। बच्चों ध्यान से सुना, प्रेडेटर्स प्रे को किल करके खाते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, इनकी फूड रिक्वायरमेंट है और इसलिए वो फूड को लेने के लिए उन प्रे स्पीशीज को किल करके खा जाते हैं। आपको एनसीईआरटी ने बड़ा प्यारा सा एक एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल क्या दिया उन्होंने बताया, प्रेडेटर्स नॉट ओनली एक्ट एज कंडुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर। एक ट्रॉफिक लेवल से, भाई ये क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको एरो बनाएं तो ये यहाँ पर क्या है, मान लो वेजिटेशन है, इस वेजिटेशन को कंज्यूम करने वाला प्रे है, और प्रे को कंज्यूम करने वाला कौन है, प्रेडेटर है, और प्रेडेटर्स जो है इनको खाने वाला इनका प्रेडेटर होगा, है ना, इनका कहीं प्रेडेटर हो जाएगा। तो आप देखो इस प्रे स्पीशीज से एनर्जी का ट्रांसफर कौन कर रहा है बच्चों, प्रे स्पीशीज से जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ये प्रेडेटर कर रहा है। ठीक है, यानी इसके थ्रू यहाँ होते हुए यहाँ ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यही तो इसने लिखा है कि प्रेडेटर्स केवल जो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, न केवल एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं बल्कि प्रे स्पीशीज की पॉपुलेशन को मेंटेन भी रखते हैं। कैसे, एक एग्जांपल दिया हुआ है और आपको कि जो यहाँ पर अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है, वहां पे जब स्टार फिश डिजास्टर इसको हटा लिया गया, तो विद इन अ ईयर मोर देन 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज थी जो डिसअपियर हो गई ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने क्या कहा, प्रेडेटर्स नॉट ओनली एक्ट एज कंडुइट मतलब कैनाल फॉर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर ट्रॉफिक लेवल बट ऑल्सो मेंटेन द प्रे स्पीशीज पॉपुलेशन। क्योंकि प्रेडेटर को आप हटा दोगे तो प्रे जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। यही देखो एग्जाम्पल है कि जब प्रिकली कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया, ये एग्जाम्पल भी जो है आपके एनसीईआरटी का है बच्चों,
कि प्रिकली कैक्टस को जब ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके नेचुरल प्रेडेटर के एब्सेंस में, जो कि कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम है, वो इतना ज्यादा नॉर्मसली ग्रो कर गया कि वो वीड जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उसने, सीवियर वीड प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। एक एग्जांपल ये दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल बच्चों आपको दिया गया है यहाँ पर स्टारफिश डिजास्टर का, कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से जब स्टारफिश डिजास्टर को हटा लिया गया तो मोर देन 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज ये डिके हो गई विद इन अ ईयर। इसका मतलब यह है कि ये जरूरी था प्रे स्पीशीज की पॉपुलेशन को मेंटेन करना, वो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के थ्रू था। तो आपको इनकरेक्ट मैच बताना, ये तो करेक्ट था। प्रिडेशन क्या होता है, एक को बेनिफिट है एक को लॉस है, ये भी सही है। कॉमेंसलिज्म क्या होता है बच्चों, एक को बेनिफिट एक दूसरे को बेनिफिट नहीं होता है, ये रॉन्ग है। और यही आंसर आपको लिखना है क्योंकि इनकरेक्ट मैच लेना है। क्यों? एक्चुअली देखा जाए तो इसका सही कॉम्बिनेशन कॉमेंसलिज्म है तो एक अनअफेक्टेड है और एक को बेनिफिट है। इसे बहुत सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। जैसे जैसे आप लिख सकते हो बच्चों, कैटल ईग्रेट बर्ड ऑन कैटल्स, कैटल्स के ऊपर ईग्रेट बर्ड है। जब कैटल्स वेजिटेशन के ऊपर चलते हैं तो उसको जो है क्रश करते हुए चलते हैं, इससे जो ऊपर बर्ड उसके बैठी है ना उसको वो वर्म्स और इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, वो उसको खा लेता है, खा लेती है बर्ड। इससे उस कैटल को कोई बेनिफिट या लॉस नहीं है, लेकिन इसको बेनिफिट मिल गया। ऐसे ही आपको दिया बर्नाकल ऑन द बैक ऑफ व्हेल, बर्नाकल जो व्हेल के बैक पर है उसको, उस बर्नाकल को जो है प्रोटेक्शन मिलता है व्हेल से, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अगर आप व्हेल को देखेंगे तो कोई बेनिफिट या लॉस नहीं है। ऐसे ही ऑर्किड है बच्चों, मैंगो ट्री पर है तो ऑर्किड इन सर्च ऑफ लाइट ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन मैंगो ट्री को उससे कोई लॉस नहीं है ना, मैंगो ट्री अनअफेक्टेड है। तो ये सारे एग्जाम्पल बच्चों कॉमेंसलिज्म के हैं और उसमें एक को बेनिफिट एक अनअफेक्टेड है, इससे ये होना चाहिए था, रॉन्ग आंसर ये है। पैरासिटिज्म आप जानते हो, पैरासाइट है, पैरासाइट होस्ट पर जो है प्रेजेंट होता है फूड के लिए और शेल्टर के लिए। बच्चों जनरली पैरासाइट्स का जो साइज होता है वो अपने होस्ट से छोटा होता है, ये कभी होस्ट को किल नहीं करते हैं, बल्कि ये जो है यहाँ पर क्या करते हैं, होस्ट को किल नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, उसका जो पॉपुलेशन साइज है उसको अफेक्ट कर दे, उसके रिप्रोडक्टिव फिटनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको किल नहीं करते। और इसके लिए इनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन रिड्यूस हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल पुअर या एब्सेंट होता है, और इनके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए ये सर्वाइव कर जाते हैं पैरासाइट्स। क्लियर है? एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया था बच्चों, ध्यान से सुनना, कि अगर पैरासाइट इन फ्यूचर इवॉल्व हो जाते हैं इतना ज्यादा कि वो अपने होस्ट को कोई हार्म ना पहुंचाए, तो इसको आप कौन सा रिलेशन मानेंगे बच्चों? इसको रिलेशन आपको मानना है यहाँ पर, ये कॉमेंसल कहलाएंगे, फिर कॉमेंसलिज्म शो करेगा, तब तो वो पैरासाइट रह ही नहीं जाएगा। क्लियर है? ये सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों जो एनसीईआरटी के थे, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, और ये सारे एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल हैं। क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13. According to Gauss, if two species, according to the Gauss, if two species are occupying same ecological niche and competing for common resources, then, तो बेटा अगर वो common resources के लिए compete करती हैं, तो क्या होगा? तो आपको बताना है यहाँ पर, both species will eliminate each other। क्या दोनों species एक दूसरे को eliminate कर देंगी? No, यहाँ both wrong है। ठीक है, इससे wrong हो गया। ठीक है, inferior type will eliminate the superior टाइप ऑफ स्पीशीज। हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई इंफीरियर स्पीशीज सुपीरियर को जो है यहाँ से एलिमिनेट कर दे? दिस इज आल्सो रॉन्ग। सुपीरियर स्पीशीज विल एक्सक्लूड द इंफीरियर टाइप ऑफ स्पीशीज, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और लास्ट देखो, बोथ स्पीशीज विल रिमेन अनअफेक्टेड, रॉन्ग। बच्चों ये आपको दिया गया गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन नॉट हैव अ सेम निके, वन हैज टू एक्सक्लूड, एक को तो एक्सक्लूड होना ही होना है, राइट right? जैसे कि मान लो यहाँ पर एक दिया हुआ था कि बर्नाकल बैलेनस, एक एग्जाम्पल बच्चों दिया गया था इसमें, बर्नाकल बैलेनस, ये बहुत बार आया हुआ है गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बर्नाकल बैलेनस ये डोमिनेटिंग है, ठीक है, तो बर्नाकल बैलेनस क्या हो गया बच्चों? ये डोमिनेटिंग स्पीशीज है, डोमिनेटिंग स्पीशीज है, ठीक। और इसके प्रेजेंस में दूसरा जो बर्नाकल कैथामेलस है, बर्नाकल कैथामेलस, ठीक, ये क्या करता है, इसकी पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता ही नहीं है, इसका पॉपुलेशन जो है ग्रो ही नहीं कर रहा है। इस बर्नाकल बैलेनस के प्रेजेंस में बर्नाकल कैथामेलस कहीं दूसरी जगह चला जाता है, और ये हटा के देखा गया कि भाई बर्नाकल बैलेनस को एक बार हटा दो, तो बर्नाकल कैथामेलस की जो
पॉपुलेशन साइज है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन से रिलीज हो चुका था, इसे कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। लेकिन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, बर्नाकल का की बात कर लें या मैं अदर ऑर्गेनिज्म की बात कर लूं कि ऑर्गेनिज्म ये गॉस का कहना था कि अगर एक ही रिसोर्सेस वाले डिमांड वाले या सेम डिमांड वाले दो ऑर्गेनिज्म हैं तो एक साथ एक निके में नहीं रह सकते, इसमें से एक को एक्सक्लूड होना है और वो होती है सुपीरियर स्पीशीज। क्लियर है? तो बच्चों ये एक्सटिंक्ट हो जाती है। जैसे गैलापागोस आइलैंड में यहाँ पर एबिंगडन टॉर्टोइस थे पहले से प्रेजेंट, लेकिन जब गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो उनकी फीडिंग एफिशिएंसी इतनी ज्यादा थी कि यूं मान सकते हो आप कि जितनी 3-4 गोट मिलकर फूड खा रही होंगी ना इतने सारे टॉर्टोइस का, तो वो पार्टी हो जाए उतने फूड में, आप सोच सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो गोट है उनको इंट्रोड्यूस किया गया हाई फीडिंग एफिशिएंसी के कारण, क्या हुआ कि जो यहाँ इसके लाइक एबिंगडन टॉर्टोइस थे वो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए। तो ऑब्वियसली प्रूव हो गया ना गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑल्दो ये हमेशा सही नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज पार्टीशनिंग जैसा भी एक टर्म दिया गया है, रिसोर्सेज पार्टीशनिंग जायदाद का बंटवारा रिसोर्सेज पार्टीशनिंग कैसे हो रहा है, उसमें एक एग्जांपल बच्चों वार्बलर बर्ड का दिया हुआ है कि 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर बर्ड आर प्रेजेंट ऑन द सेम ट्री बाय चेंजिंग देयर फीडिंग टाइम। इन द सेम वे सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग बच्चों ले सकते हैं यहाँ पे फिंचेस का। 14 different species of finches are present together in Galapagos Island by changing their feeding time, obviously। तो उसको क्या देते हैं? रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। तीन चीजें बिल्कुल याद रखना, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव रिलीज, और एक आता है यहाँ पर गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव रिलीज और रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। रिसोर्सेज पार्टीशनिंग की दोनों वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। कॉम्पिटिटिव रिलीज से बच्चों बर्नाकल का जो है एग्जाम्पल है, और गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आपको एग्जाम्पल देना है यहाँ पर किसका? एबिंगडन टॉर्टोइस वाला, राइट? ये सब लोग बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे बच्चे। चलो बच्चों 13 का करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट आइए। यस, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is conduit for energy transfer across trophic level? अभी जस्ट मैंने बताया था बच्चों यहाँ पर कि जो म्यूचुअलिज्म है, प्रोटोकॉपरेशन है, पैरासिटिज्म और प्रेडेशन, ऑब्वियसली प्रेडेशन। बच्चों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा कि which of the following is a conduit for energy transfer across trophic level, तो आपको प्रेडेशन कहना है। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रेडेटर्स क्या कहते हैं, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का तो ट्रांसफर करते ही करते हैं, साथ साथ प्रे स्पीशीज की पॉपुलेशन को भी मेंटेन रखते हैं। क्लियर? तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा डी। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रेडेशन। वैम है, लाइकेन है, यूका प्रोनुबा है, ओपनशिया कैक्टोब्लासिस कैक्टोरम। ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे आपको सही प्रेडेटर के साथ उसको पहचानना है। करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रेडेशन, तो प्रेडेशन के लिए सही ऑप्शन जो बच्चों आ जाएगा वो आएगा ओपनशिया एंड कैक्टोब्लासिस कैक्टोरम। मैंने कहा था ना ये प्रेडेटर है किसका? ओपनशिया का। क्लियर है? तो ये तो प्रेडेशन का बिल्कुल सही है। अब रही बात बच्चों वैम, वैम क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। वसाइकुलर arbuscular mycorrhiza, arbuscular 2018 का क्वेश्चन है बच्चों। arbuscular mycorrhiza, क्लियर? तो वसाइकुलर arbuscular mycorrhiza है बच्चों। इसका मतलब ये ऐसे हायर प्लांट्स जिनकी प्लांट की रूट में रूट हेयर्स नहीं होते, जब तक रूट हेयर्स नहीं होंगे तब तक वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता बच्चों। क्लियर है? तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए फंगल एसोसिएशन होता है। वो फंगस कभी वसाइकल बनाता है फॉस्फेट के स्टोरेज के लिए, ठीक है, फॉस्फेट के स्टोरेज के लिए, और अर्बस्क्यूल बना लेता है कई बार न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज के लिए, फूड के एक्सचेंज के लिए अर्बस्क्यूल बना लेता है, तो इसको कहते हैं वैम। ठीक, ये वैम है, लाइकेन है, यूका प्रोनुबा है, ये तीनों एग्जाम्पल बच्चों, ये तीनों एग्जाम्पल देखोगे तो ये एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म का है। म्यूचुअलिज्म का तीनों है एग्जाम्पल, और हमें क्या लेना था? प्रेडेशन के रिस्पेक्ट में ओपनशिया एंड कैक्टोब्लासिस कैक्टोरम। फाइन, तो 15 का करेक्ट आंसर बच्चों है डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, एसोसिएशन ऑफ कैटल ईग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल रिप्रेजेंट्स। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसका जो करेक्ट एग्जाम्पल होगा वो होगा कॉमेंसलिज्म। बच्चों कॉमेंसल का मतलब ये है कैटल ईग्रेट,
कैटल इग्रेट ये बर्ड है, इसको एडवांटेज मिलता है। और जो ग्रेजिंग कैटल है ये अनअफेक्टेड, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इस कैटल के ऊपर इग्रेट बर्ड यूं बैठी होती है, जैसे जैसे कैटल आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे वेजिटेशन को क्रश करता जाता है। तो जो भी वर्म्स, जो भी इंसेक्ट्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, कैटल इग्रेट इसको खा लेती है जाके। तो इग्रेट बर्ड जो है, कैटल इग्रेट बर्ड, तो इग्रेट को बेनिफिट मिल गया, लेकिन ग्रेजिंग कैटल जो है वो अनअफेक्टेड है। तो ये रिलेशनशिप क्या है बच्चों? कॉमेंसलिज्म। जबकि प्रोटो कॉर्पोरेशन में दोनों को एडवांटेज है। इसमें दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो म्यूचुअली बेनिफिटेड हैं, बट दे कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर आल्सो। जैसे रेड एंड येलो बिल्ड ऑक्सपेकर ऑन राइनोसॉर्स, राइनोसॉर्स के ऊपर ऑक्सपेकर है, जो लीचेस वगैरह है ये सब इसको खाता है। तो इसको पैरासाइट से फ्रीडम मिल गई और इसको क्या हो, फूड मिल गया। लेकिन दोनों को सेपरेट कर दो तो भी दोनों सरवाइव कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे गोल्डन प्लोवर बर्ड विथ क्रोकोडाइल। आप देखते हो अक्सर विंटर्स में क्रोकोडाइल पानी से बाहर आके मुंह खोल के बैठा रहता है, तो इसके टंग पे जो लीचेस है उनको खाने का काम ये बर्ड करती है। ठीक, और इसके अलावा इसको तो फूड मिल गया बर्ड को, लेकिन क्रोकोडाइल को कोई भी जो अगर मैं देखूं तो पैरासाइट से फ्रीडम है। पर दोनों को अलग कर दो तो दोनों सर्वाइव भी कर जाते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉपरेशन। म्यूचुअलिज्म भी दोनों बेनिफिटेड है, बोथ और म्यूचुअली बेनिफिटेड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। लाइक इनमें एल्गी और फंगस को अलग अलग कर दो बेटा, उसका सर्वाइवल नहीं है, वो म्यूचुअलिज्म शो करता है। और एमेंसिलिज्म में एक तो अनअफेक्टेड है और एक को लॉस है, एक अनअफेक्टेड है और एक को लॉस है। ठीक, जैसे मैंने कहा था पार्थिनियम, वैसे ही बच्चों यहाँ पर तुलसी, तुलसी प्लांट जहां रहता है आसपास कोई भी दूसरे प्लांट को डेवलप नहीं होने देता, तो वो भी एग्जाम्पल एमेंसिलिज्म का है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर विल बी ए। नाउ द नेक्स्ट वन, 17 question number. Yes, phenomena of inhibition of growth of one species by other species through secretion. बच्चों, phenomena of inhibition of growth of one species by other species through secretion. तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें ग्रोथ रुक जाए एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की बाय सिक्रेटिंग सर्टेन केमिकल्स। इसके लिए टर्म दिया गया है एलिलोपैथी। इसके लिए टर्म है बच्चों एलिलोपैथी, है ना? यानी केमिकल सिक्रेट करके दूसरे की ग्रोथ को रोकना, जैसे पार्थिनियम अभी एमेंसिलिज्म का एग्जांपल था, तो इसको एलिलोपैथी कहते हैं। राइट, चलिए डायरेक्ट है ये बच्चों। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना फाइंड ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के रिस्पेक्ट में आपको ऑड वन बताना है। कस्कुटा ऑब्वियसली टोटल स्टेम पैरासाइट है, लिवर फ्लूक लिवर पर है पैरासाइट, लेकिन फीमेल मॉस्किटो पैरासाइट कंसीडर नहीं होती है। तो इसके लिए लिखना है आपको टेक्स फूड। क्यों? बिकॉज इट टेक्स फूड फ्रॉम प्लांट जूसेस। प्लांट जूसेस, प्लांट के जो जूस होते हैं, फ्रूट के जो जूस हैं, प्लांट्स जूसेस। ठीक है, प्लांट जूसेस से ये फूड लेती है। केवल ये रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन ब्लड पे डिपेंडेंट है, तो इसको पैरासाइट कंसीडर नहीं किया गया। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर एनसीईआरटी। क्लियर? लिवर फ्लूक तो लिवर पे पैरासाइट और प्लाज्मोडियम पे पैरासाइट आपको पता है। क्लियर है? तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल मस्किटो। क्योंकि ये फूड कहाँ से लेती है? प्लांट जूसेस से लेती है या फ्रूट जूसेस लेती है, लेकिन कभी ह्यूमन ब्लड से फूड नहीं लेती। केवल रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन ब्लड पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसका जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करता है, यहाँ पर ट्रोफोजॉइड वगैरह जो है वो न्यूट्रिएंट लेता है ह्यूमन ब्लड से, आयरन लेता है, इसको आयरन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? इससे बच्चों ये पैरासाइट कंसीडर नहीं होती। कस्कुटा की हम लोग बात करें तो कस्कुटा क्या है बेटा, ये ध्यान रखना, कस्कुटा इज टोटल स्टेम पैरासाइट। इसको हम लोग कहते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट, यानी स्टेम से ये फूड वाटर मिनरल सब लेता है, इससे टोटल पैरासाइट का है। स्टेम पे इसे टोटल स्टेम पैरासाइट कहते हैं इसको। बाकी लिवर फ्लूक लिवर पे है और प्लाज्मोडियम हो गया। फाइन, तो क्वेश्चन 18 का आंसर बच्चों हो गया सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रिडेशन परफॉर्म्स ऑल एक्सेप्ट। बच्चों प्रिडेशन जो है सभी चीज परफॉर्म करता है एक्सेप्ट, तो किसको छोड़ करके है वो आपको बताना है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी प्रिडेशन करता है, ये बिल्कुल सही है। एक्सेप्ट ध्यान रखना है कि प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये भी सही है। लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन बेटा पैरासाइट के लिए, यही रॉन्ग है ना? और रॉन्ग वन फाइंड करना था। लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन किसके लिए बेटा? ये पैरासाइट के लिए है, पैरासाइट।
दिस इज एडेप्टेशन फॉर पैरासाइट, तो ये पैरासाइट का बच्चों एडेप्टेशन है। क्लियर? मेंटेन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, ये भी सही है। तो आपको रॉन्ग वन फाइंड करना था, रॉन्ग हो गया बच्चों यहाँ पर सी 19 का। चलिए नेक्स्ट, यस क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में एन ऑर्गेनिज्म ट्राइंग टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट एट अ कांस्टेंट ओनली थ्रू फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, इट विल कॉल्ड एज, अगर फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन के थ्रू अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर ले रहा है बेटा, तो ये होम्योस्टैसिस इन इट्स एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट में होम्योस्टैसिस नहीं हो रही, ऑर्गेनिज्म में होम्योस्टैसिस है, होम्योस्टैटिक रेगुलेटर इज मोर करेक्ट। अपने इन्वायरमेंट में वो होम्योस्टैसिस सही शो कर रहा ऑर्गेनिज्म तो सही है, लेकिन रेगुलेटर है, होम्योस्टैसिस के थ्रू रेगुलेटर बना है, इससे करेक्ट जो आंसर मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा बेटा वो होम्योस्टैसिस रेगुलेटर। ठीक, पार्शियल रेगुलेटर समटाइम्स नो, दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन कर रहा है मतलब रेगुलेटर, नॉट अ पार्शियल रेगुलेटर विल बी कंसीडर, ओके, एंड द कन्फॉर्मर रेयरली बट पार्शियली रेगुलेटर ऑलवेज, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों बी 20 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21, ओके। benthic organisms are affected most by light reaching the forest floor। अब ये बेंथिक है बेटा, वाटर के लिए होता है, लेक में देखोगे सबसे लोअर रीजन इसका बेंथिक रीजन है बेटा, वहां इसको देखना है आपको, ठीक है। तो बेंथिक रीजन है, यहाँ आपको बताना है बेंथिक ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड मोस्ट बाय, तो लाइट रीचिंग टू द फॉरेस्ट नहीं होगा ये। सरफेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर, सरफेस पे टर्बुलेंस हो रहा है, ये भी रॉन्ग है, सरफेस के लिए तो टर्म ही यूज नहीं होता। सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, बच्चों जब एक्वाटिक इकोसिस्टम हो सबसे बेस वाला जोन उसको कहते हैं बेंथिक जोन, वहां पे प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म को बेंथिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और वो सेडिमेंट ये किससे अफेक्टेड होगा? सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम में कितना सेडिमेंट कर रहा है, कितने जो ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिक मैटर वो डिपॉजिट है, सेडिमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा सी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को तो देखा ही नहीं जाता, वाटर ही 0 से ज्यादा है, सॉइल तो बहुत कम है, इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्लियर? तो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 21 के बाद 22, यस 22 देखते हैं बच्चों। ओके चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं। In the given figure, identify the grassland and coniferous forest, respectively, from the marking A to F. A से F तक मार्किंग हो रही है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों आपको बताना है ग्रासलैंड एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में। ठीक, ये वाला जो पोर्शन ए है ये क्या है? डेजर्ट। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसे ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ए तो हो गया बच्चों यहाँ पर डेजर्ट, ठीक। बी वाला क्या है इसका? ग्रासलैंड, बी वाला हो गया ग्रासलैंड। फिर नेक्स्ट आ जाओ सी, सी है बेटा यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है डी, डी बच्चों यहाँ पर क्या है? ये है टेम्परेट, टेम्परेट फॉरेस्ट या टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है जनरली। फिर ई वाला पोर्शन क्या है बच्चों? ये निडल फॉरेस्ट है या कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। कॉनिफेरस निडल फॉरेस्ट का मतलब हो गया जैसे पाइनस, निडल शेप लीफ हो जाती हैं और कोन बियर करता है, ये इसको कॉनिफेरस या निडल फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया फॉरेस्ट। और लास्ट में बच्चों बचता है एफ, इसको कहते हैं एल्पाइन टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा। ये टुंड्रा रीजन है जहां पे टेम्परेचर बच्चों -35 से -40 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। क्लियर है? तो अब आप करेक्ट आंसर इसमें फाइंड कीजिए। यहाँ पे आपको बताना क्या है? यहाँ बताना है एक ग्रासलैंड के बारे में और दूसरा बच्चों कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में बताना है। आप देख लो कॉनिफेरस फॉरेस्ट कौन सा था? ई वाला, और ग्रासलैंड कौन सा है बच्चों? ये बी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी एंड ई। क्लियर है? एक बार सभी बच्चे इसको चेक कर लें।
करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों ये बी और ई होगा। क्लियर? क्योंकि बी और ई में बी वाला पोर्शन क्या है, ग्रासलैंड है, ये हमें निकालना था, और ई वाला कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये है ना, तो ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। करेक्ट आंसर विल बी बी। बच्चों ये भी आपके जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में इकोलॉजी के ये ग्राफ दिया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। ये बेसिकली जो है वो बायोम्स है। क्लियर? यहाँ मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन दिया है जिसमें रेनफॉल भी है और जो है स्नोफॉल भी है, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 अगर आप देखेंगे तो 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस कम्युनिटीज, कम्युनिटीज को कौन इन्फ्लुएंस करता है? क्लाइमेट ऑब्वियसली, स्पीशीज इंटरैक्शन भी, कि भाई प्रिडेशन कर रहा है या कंपटीशन कर रहा है, उसमें भी ऑर्गेनिज्म इफेक्टेड होते हैं बच्चों। फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, तो फीडिंग रिलेशनशिप जो है इसको क्या यहाँ पर शो इफेक्ट करेगा? बिल्कुल सही है। फीडिंग रिलेशनशिप क्या वो उसका प्रे है या उसका प्रेडिटर है? जिस ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं उसका ये प्रेडिटर है, प्रे है, ऑब्वियसली फीडिंग रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है। और लास्ट सक्सेशन भी है, क्या कंटिन्यूअसली स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के थ्रू रिप्लेस हो रही है या ये जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन चुकी है, इन सब पे डिपेंडेंट है ये। इससे करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन इकोलॉजिकल सक्सेशन। नॉट ट्रू पूछा हुआ है, और वो भी इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए ट्रू क्या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द सक्सेशन, ये तो बिल्कुल सही है, नॉट ट्रू निकालना है हमें। बिल्कुल सही है कि कंटिन्यूअसली अगर स्पीशीज और कम्युनिटीज चेंज हो रही हैं तो सक्सेशन में तो ऐसा होता ही है। द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज राइजेस इनिशियली देन स्टेबलाइजेस, मतलब स्टेबलाइज होने के कंपैरेटिवली जो है द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज राइजेस इनिशियली देन स्टेबलाइजेस, जब वो स्टेबलाइज हो रहे हैं उससे जो है टोटल नंबर स्पीशीज का जो है वो राइज कर रहा है। ठीक है, the total amount of non-living organic matter in the ecosystem increases. Total amount of non-living organic matter in the ecosystem increases. तो बेटा टोटल नंबर ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर या लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी हो, सब जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। सही है, इसको हम कर सकते हैं। द टोटल बायोमास इन द इकोसिस्टम डिक्लाइंस आफ्टर इनिशियल स्टेजेस। बेटा इनिशियल स्टेज क्या है इसका? पाइनियर वेजिटेशन है, और उसके बाद कंटिन्यूअसली जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंट स्पीशीज यहाँ डेवलप होती हैं, और ये क्या करती हैं यहाँ पर बराबर बायोमास को इंक्रीज करती हैं। तो ये डिक्लाइन लिखा है, यही रॉन्ग है, और हमें रॉन्ग फाइंड करना, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ओके, यहाँ देखिए, सी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, दो आपको इफ ए ये फॉरेस्ट है, इकोसिस्टम एंड सी इज द लेक, ये लेक है बेटा, है ना, जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये दी हुई है लेक। ओके, यहाँ देखिए ए वाला बेटा आपको दिया गया है, ए इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये फॉरेस्ट है, ये है फॉरेस्ट, और ये दी गई है लेक। क्लियर, ये लेक है इकोसिस्टम। देन व्हाट इज करेक्ट फॉर बी? बी क्या है? बी बेटा दोनों का ट्रांजिशन जोन है ना, बी क्या है? दोनों का ट्रांजिशन जोन है। इट इज एन इकोटोन एरिया, बिल्कुल सही है। इकोटोन और इकोटोन एरिया इज अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन द टू डिफरेंट कम्युनिटीज और इकोसिस्टम। दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में ट्रांजिशन एरिया है, उसको कहते हैं इकोटोन। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, इकोक्लाइन इज फाउंड हियर, बिल्कुल सही है। इकोक्लाइन यहाँ पे पाया जाता है। इकोक्लाइन का मतलब एक एनवायरमेंट टोटली चेंज हो रहा है दूसरे एनवायरमेंट में, इसको कहते हैं बच्चों यहाँ पर इकोक्लाइन। एक एनवायरमेंट टोटली दूसरे एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, चाहे एबायोटिक फैक्टर हो या बायोटिक फैक्टर हो, बिल्कुल सही है, इसको कहते हैं इकोक्लाइन। तो ये भी ठीक है, और ये ट्रांजिशन जोन है ही सही। ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम और कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोटोन, बिल्कुल क्लियर है ये। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज एन लिटरल जोन, ये लिटरल जोन है बेटा, ये भी सही है, क्योंकि शेलो वाटर होगा, एक तरफ भाई फॉरेस्ट है देखो, और एक तरफ बच्चों लेक है, तो लेक शुरू होने से पहले तो एरिया शेलो होगा ना, जिसे आपने लिटरल जोन कहा था। बिल्कुल सही है। स्पीशीज रिचनेस इज वेरी लो, दिस इज रॉन्ग। स्पीशीज रिचनेस इस एरिया में बहुत ज्यादा होता है बेटा,
इसे हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं। यहाँ आपको लिखना है हायर स्पीशीज रिचनेस या हाई स्पीशीज रिचनेस। हाई स्पीशीज रिचनेस यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है बेटा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एज इफेक्ट, एज इफेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देख लो क्या है, डी वाले को छोड़कर, डी वाले को छोड़कर करेक्ट आंसर जो है बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ए सही है, बी सही है, सी सही है, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर सी होगा, टी तो रॉन्ग है क्योंकि लो की जगह बच्चों क्या आना चाहिए था, हाई। चलिए नेक्स्ट 26 बच्चों, 26 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। Different type of interaction and the nature of interaction between species A and B are given in column 1 and column 2 respectively. Okay, correct option आपको यहाँ पे बच्चों फाइंड करना है। तो म्यूचुअलिज्म क्या है, बेनिफिटेड टू ए, नो इफेक्टेड फॉर बी, नो इफेक्ट फॉर बी, बेनिफिशियल टू बोथ एंड ए बी। म्यूचुअलिज्म को इससे मैच करो बेटा, पी को क्यू से मैच कर दो। नेक्स्ट आ जाओ कंपटीशन। बच्चों कंपटीशन कहां पर होगा, जहां दोनों ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली जो है बेनिफिट, मतलब कंपटीशन है ना तो दोनों को हार्म होता है। इससे आपको बताना है कंपटीशन में क्या लिखेंगे। कंपटीशन पैरासिटिज्म देख लेते हैं पहले। पैरासिटिज्म का है बेनिफिशियल टू ए, नो इफेक्ट फॉर बी, गलत है। बेनिफिशियल टू ए एंड हार्म टू बी, पैरासिटिज्म, ये सही है। थर्ड के लिए एस। फिर आ जाओ प्रिडेशन। प्रिडेशन में क्या है, बेनिफिशियल, एक मिनट, कंपटीशन में क्या है, बेनिफिशियल टू ए, नो इफेक्ट फॉर बी। ये तो नहीं होगा बेटा, ये कॉमेंसलिज्म के लिए है, इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ देखो क्या बचा है इसमें, कंपटीशन बचा है और प्रिडेशन। कंपटीशन क्या है, हार्मफुल टू ए एंड बी, ये कंपटीशन है बेटा। इसको हम लोग माइनस माइनस साइन से दिखाते हैं, है ना, इधर भी साइन माइनस है और इधर भी साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। इधर भी साइन माइनस है और इधर भी साइन क्या है, माइनस है, क्योंकि दोनों को हार्म होता है। भले चाहे एक को फूड मिल जाए कंपटीशन में, लेकिन हार्म दोनों को होता है, इसे माइनस माइनस साइन से लिखा गया है, ठीक। अब क्या बचा है इसमें बेटा, नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या बचा, प्रिडेशन। प्रिडेशन बेनिफिशियल टू बोथ ए एंड बी, इनहिबिटरी फॉर बी, बिल्कुल सही है, आर। इसको ऐसा क्यों लिखा गया है, इसको समझते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि प्रिडेशन, आपने कहा था प्रिडेशन नॉट ओनली मेंटेन द प्रे स्पीशीज पॉपुलेशन और एनर्जी ट्रांसफर, मतलब नॉट ओनली एक्ट एज कंडुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर बट आल्सो मेंटेन द प्रे स्पीशीज पॉपुलेशन। तो प्रिडेशन बेनिफिशियल टू बोथ ए एंड बी, इनहिबिटरी फॉर बी, यानी प्रिडेशन हो रहा है तो दूसरे को तो हार्म हो रहा है और एक को लॉस हो रहा है और एक को फायदा। लेकिन इसमें से अगर प्रिडेटर्स को हटा दिया जाए बेटा नेचर से, तो आप देखो इसमें जो बेनिफिट हो रहा है अगर उसको हटा देंगे तो प्रेडेटर्स को खुद को बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेडेटर को अगर खुद को लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हो बेनिफिशियल टू बोथ ए एंड बी, इनहिबिटरी फॉर बी। भाई अगर प्रेडेशन ना हो, प्रे स्पीशीज ज्यादा हो जाए तो प्रेडेटर के लिए लॉस है ना। प्रेडेटर बहुत ज्यादा प्रे स्पीशीज को खा ले, मान लो भाई प्रेडेटर के पास इतनी एफिशिएंसी कि वो बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है, ओवर एक्सप्लॉइट कर सकता है प्रे को, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। इससे प्रेडेटर्स को नेचर में प्रूडेंट कहा गया है, वो प्रूडेंट है, वाइज है, बहुत समझदार है, ठीक है। अच्छा क्यों समझदार है, क्योंकि प्रेडेशन में क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट कैसे मिल रहा है भाई, अगर प्रेडेशन प्रेडेटर को हटा लो तो प्रे को नुकसान है, प्रे को हटा लो प्रेडेटर को नुकसान है। तो बेनिफिशियल तो दोनों के लिए भी है एक दूसरे के रहने से, क्योंकि प्रे स्पीशीज की पॉपुलेशन को मेंटेन करता है, और स्पेशली एक के लिए तो ये इनहिबिटरी हो गया। तो ये आप आर लगा सकते हैं, उन पॉइंट को कंसीडर करोगे तो ये बेनिफिशियल है बेटा, ठीक। अब करेक्ट आंसर इसमें देखिएगा, करेक्ट आंसर बेटा क्या है, फर्स्ट का क्यू सही है, सेकंड का, फर्स्ट का क्यू इस दोनों में दे रखा है, सेकंड का देखो बेटा क्या है, सेकंड का टी है, तो सेकंड का टी यहां दिया है और इधर है, ओके करेक्ट आंसर विल बी ए, राइट। चलो इस तरह के मैचअप्स में थोड़ा सा आप लोगों को बच्चों अप्रोच इस तरह से करनी है कि ये देख लेना है कौन से मैचअप्स ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ डिफरेंस आ रहा है, बस वहां से चेक कर लो आप। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों 27, 27 में आइए। 27 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म, ओके, सी एनीमोट हर्मिट क्रैब विद मोलस्कन शेल, तो ये तो बेटा इसमें आता है। एंड ऑर्किड मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ, एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट्स,
ऑन अ मैंगो ब्रांच, ये भी जो है ऑब्वियसली कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल है। कैटल ईग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन द क्लोज एसोसिएशन, ये भी है, ये भी है। फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वैस्प, ये नहीं है। मतलब आपको कौन सा एग्जांपल नहीं है दे रहा था, करेक्ट आंसर डी है। क्यों सी एनीमोन विद हर्मिट क्रैब एंड मोलस्कन शेल। सुनो बच्चों, एक मोलस्कन शेल है, इसमें नीचे की ओर हर्मिट क्रैब है और ऊपर की ओर क्या है, सी एनीमोन। सी एनीमोन को जब हर्मिट क्रैब मूव करता है तो सी एनीमोन को मूवमेंट मिलता है, लेकिन हर्मिट क्रैब को कोई प्रोटेक्शन सी एनीमोन से नहीं मिलता है, क्योंकि हर्मिट क्रैब ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है इनसाइड मोलस्कन शेल। तो हर्मिट क्रैब में सी एनीमोन, इसको तो बच्चों बेनिफिट मिल रहा है, ठीक, लेकिन क्रैब को कोई बेनिफिट या लॉस नहीं है, ये अनअफेक्टेड है, ठीक। ऐसे ही ऑर्किड को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन द मैंगो ट्री को कोई बेनिफिट या लॉस नहीं है। कैटल ईग्रेट बर्ड, बेटा इसको जो है बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन कैटल को कोई बेनिफिट या लॉस नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है ना। फिग फ्लावर पॉलिनेट हो रहा है वैस्प से, म्यूचुअलिज्म है, क्लियर है। तो ये जो है, इसमें रॉन्ग आंसर आपको फाइंड करना था, डी आएगा 27 में। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 28. Predation, parasitism and commensalism share a common characteristic that is. बच्चों पहली बात तो जहां प्रिडेशन है वहां प्रिडेटर्स को, प्रिडेटर के आसपास प्रे स्पीशीज होनी चाहिए। पैरासिटस में ऑब्वियसली होस्ट पास होना चाहिए, और कॉमेंसलिज्म है तो दोनों ऑर्गेनिज्म को पास होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सारे रिलेशनशिप पॉसिबल है। तो शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहा है, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म, कौन सी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को शेयर कर रहा है, बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज बेनिफिटेड, बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज बेनिफिटेड। दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज बेनिफिटेड है, रॉन्ग बेटा, क्योंकि दोनों में बेनिफिटेड नहीं है, प्रिडेशन में नहीं है ना, पैरासिटिज्म में नहीं है, कॉमेंसलिज्म में भी नहीं है। इंटरैक्टिंग स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर, ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जो यहाँ पर इंटरैक्टिंग स्पीशीज है ये सब क्लोजली रहती है, एक साथ रहती है, सही है, तभी तो ये पॉसिबल है रिलेशन। वन ऑफ द स्पीशीज इज बेनिफिटेड व्हाइल अदर इज हार्म, सब जगह जरूरी नहीं है। प्रिडेशन पैरासिटिज्म में आप ऐसे कह सकते हो, कॉमेंसलिज्म में ऐसा नहीं है बेटा। बोथ द स्पीशीज बिलोंग टू द सेम टेक्सोनॉमिक ग्रुप, बिल्कुल रॉन्ग है, सारे डिफरेंट डिफरेंट है। पता नहीं कौन प्रेडेटर है, प्लांट का प्रेडेटर हर्बीवोर्स को कहा गया है ना, और हर्बीवोर्स को खाने वाले को उसका प्रेडेटर कह देते हैं। तो ये अलग अलग है। करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा बी, क्योंकि ये रिलेशन मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म को क्लोजली क्लोज रहना या एक साथ रहना जरूरी है। चलिए 28 का आंसर बच्चों हो गया बी। नेक्स्ट आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29। बच्चों 29 में देखिएगा, चेंज इन पॉपुलेशन साइज एट अ गिवन टाइम इंटरवल टी is represented by following equation nt n0 plus, okay, n0 plus यहाँ natality plus immigration minus mortality plus immigration। इसमें immigration, natality, mortality stand respectively for, obviously ये डायरेक्ट आंसर है बच्चों। यहाँ पर इसका मीनिंग आपको लिखना है, ये तो हो गया इमिग्रेशन। बी क्या है, बी मोर्टेलिटी नहीं बेटा, ये नेटालिटी है, यही गड़बड़ हो गया। तो ये मोर्टेलिटी रॉन्ग है, नेटालिटी उल्टा दे रखा है। रेट ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन में रेट ऑफ माइग्रेशन है, इंटरनल साइड में इन्हीं पॉपुलेशन में हो रहा है। नेटालिटी रेट है एंड मोर्टालिटी रेट, ये तो करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट और देख लें, मोर्टालिटी, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, बर्थ एंड डेथ, बिल्कुल गलत है बेटा, बी आंसर करेक्ट है। अब आपको लग सकता है मैम रेट ऑफ माइग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, रेट ऑफ माइग्रेशन है तो इनवर्ड इमिग्रेशन हो सकता है, माइग्रेशन उसको हम लेंगे, बाकी सारे तो पूरे रॉन्ग है। इससे करेक्ट आंसर बच्चों बी है। यहाँ भी आपको मोर एप्रोप्रिएट आंसर चेक करना था बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, choose the correct option for the relation between species A and species B shown in the graph given below। बच्चों स्पीशीज ए और स्पीशीज बी, इन दोनों को देखना है और ग्राफ में दिया गया और क्या रिलेशन शो कर रहा है। देखो ये अलोन दिया, जब अकेले ए स्पीशीज ग्रो कर रही थी, ये इसकी पॉपुलेशन थी, अकेले बी स्पीशीज को ग्रो कराया गया, ये इसकी पॉपुलेशन है, और जब दोनों स्पीशीज एक साथ ग्रो कर रही तो दोनों का पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो गया। इट मींस इट शोज कंपटीशन, ये कंपटीशन है बच्चों,
कंपटीशन में दोनों को हार्म हो रहा है, देखो इसकी भी पॉपुलेशन साइज कम, इसकी भी कम हो गई, तो ये कंपटीशन है, ठीक, जिसको हम लोग माइनस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि म्यूचुअलिज्म में बच्चों क्या है, दोनों पॉजिटिव साइन है, पॉपुलेशन साइज बढ़ना चाहिए था। कॉमनसेलिज्म में एक बेनिफिशियर और एक अनअफेक्टेड है, और एमेंसेलिज्म में एक अनअफेक्टेड है और एक को लॉस है केवल, ठीक। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। चलो बच्चों, तो इसी के साथ जो है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम लोगों को जो है इसमें यहाँ ये कंप्लीट बच्चों, नेक्स्ट अब इसी के साथ इसको स्टॉप कर रहे हैं। आप लोग इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और डेफिनेटली इसका रिवीजन आपको करना चाहिए, और सभी बच्चे इसका रिवीजन करके आप कम से कम 10 या 11 क्वेश्चन इकोलॉजी के करेक्ट कर सकते हैं। ये तो अभी फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन इकोलॉजी बच्चों जो है वो कंप्लीट इकोलॉजी यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी। अभी तो फर्स्ट चैप्टर चला था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो बच्चों बस रिवीजन करते जाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।